हेलो ऑल ऑफ यू। पीआईबी सीरीज में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं एक नई प्रेस रिलीज के बारे में। और ये प्रेस रिलीज जो है, इसका टाइटल है नक्सल फ्री इंडिया। 1 अगस्त 2026 को ये प्रेस रिलीज जारी की गई है और चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा गया है। तो देखिए, जो पिछली जो हम लोगों ने वीडियोस में बात की थी कि जब भी कोई हाईलाइट ग्रीन कलर की होगी तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और यहाँ पर जो ये डेट दी है 31 मार्च 2026, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि इसी दिन को हमारा जो देश है वो नक्सलिज्म से, नक्सलवाद से हमारा देश फ्री हो गया, मुक्त घोषित कर दिया गया। एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी भारत ने, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि 1967 में पहली बार जो नक्सलवाड़ी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया गया था। और नक्सलवाड़ी मूवमेंट जो है 96 से लेकर 2004 तक लगातार ये मूवमेंट बड़ा होता रहा, बढ़ता रहा। इंडिया में कई सारी पार्टीज जो है, नक्सलवादी पार्टीज का गठन हुआ और ये सब पार्टीज में से मेजोरिटी ऑफ पार्टीज जो है वो मर्ज कर गई, आपस में जुड़ गई सन 2004 में। और इस तरह से ये मूवमेंट जो है, ये तो वायलेंट मूवमेंट था, ये बहुत बड़े स्तर पे चला गया। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि पीआईबी जो प्रेस रिलीज है गवर्नमेंट का ऑर्गन है और ये दिखा रहा है कि 2004 से 2014 के बीच में भारत सरकार ने जैसे कोई मेजर काम इस नक्सलवादी मूवमेंट से लड़ने के लिए नहीं किया, जो कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये जो जानकारी है ये पूरी तरह से सही नहीं है। इवन आप ये देखेंगे 1967 से लेकर 2004 के बीच का जो टाइम पीरियड है, वहां पर भी ये पीआईबी का ये प्रेस रिलीज बता रही है कि ये इस वक्त में भी गवर्नमेंट का कोई मेजर अचीवमेंट नहीं रहा। और 2014 के बाद जब नई गवर्नमेंट का गठन हुआ, उसके बाद आप लगातार देख रहे हैं माइलस्टोन पे माइलस्टोन दिखाई दे रहे हैं, जो कि कह सकते हैं कि हमें हमेशा एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। पीआईबी नो डाउट बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, इसीलिए हमें अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी नॉलेज को कई जगह से सम अप करने की जरूरत पड़ती है। खैर, 2014 में जब नई गवर्नमेंट का गठन हुआ तो उसके बाद एक नई तरह की स्ट्रेटजी गवर्नमेंट ने लाई, जिसका नाम है यूनिफाइड नेशनल स्ट्रेटजी, जिसके बारे में हम लोग इस रिलीज में आगे बात करेंगे। उसके बाद 2015 में नेशनल एक्शन प्लान लॉन्च हुआ। फिर 2019 में टेक्नोलॉजी लेड सिक्योरिटी पुश किया गया। फिर धीरे धीरे करते हुए अंत में आता है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट दो, जो कि 2025 में शुरू हुआ। और 2025 में एक बार जब यह ऑपरेशन शुरू हो गया, उसके बाद 2026 यानी इसी साल देश को नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त घोषित कर दिया गया। तो ये एक बहुत लंबा एक लड़ाई रही 1967 से, गवर्नमेंट भारत में कोई भी रही हो, 1967 से लेकर 2026 का जो लड़ाई, लंबी लड़ाई देश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने लड़ी, अलग अलग स्तर पे लोगों ने लड़ी, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई इस मूवमेंट की वजह से। तो ये भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए बहुत ही, एक कह सकते हैं, बड़ा ही निगेटिव किस्म का मूवमेंट था, जिसको अंतिम अंतिम में आकर हमें ये तारीफ करनी पड़ेगी जो वर्तमान सरकार है, कि अब जाकर अल्टीमेटली पूरी तरह से हम कहें कि 31 मार्च 2026 को भारत जो है नक्सलवाद से मुक्त हो गया। ये छोटी मोटी बात नहीं, एक बहुत बड़ी बात है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान जैसे देश इस बात पर हंसते थे हमारे ऊपर। ये जैसे आज की तारीख में हम कहते हैं कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर मूवमेंट चल रहा है, वो बेसिकली नक्सलवाद के मूवमेंट को एक तरह से कंपेयर करते थे बलूचों के मूवमेंट से, कि भारत में भी हमारे अंदर बहुत दिक्कतें हैं, पाकिस्तान कहता था, लेकिन भारत के अंदर भी तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। उनके खुद के लोग जो हैं आर्म्स लेकर खड़े हुए हैं भारत सरकार के खिलाफ और भारत को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तुले हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक संदेश भी है। इंटरनली तो हमने पीस स्थापित ही की, शांति की स्थापना हमने भारत की सीमाओं के अंदर की, लेकिन साथ ही साथ हमने पड़ोसियों को भी एक करारा जवाब दिया है कि हाँ, हमारे देश की सरकार, हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां इस काबिल हैं कि वो इस तरह के वायलेंट आर्म रिबेलियन को पूरी तरह से कुचल सकने में सक्षम है। तो ये कैसे कुचला गया ये मूवमेंट? क्या ये तलवार के बल पे इस मूवमेंट को समाप्त किया गया, या इसमें गवर्नमेंट की कुछ और स्ट्रेटजीज थी जिनकी वजह से ये इतनी जल्दी ये मूवमेंट तो 2014 से लेकर 2026 के छोटे से टाइम पीरियड में ही अचानक से इस पूरे मूवमेंट का पतन हो गया? तो ऐसा क्या हुआ है, उसके बारे में काफी कुछ ये प्रेस रिलीज कहती है, और चलिए उसको और भी फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये जो मूवमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य जो रहा वो रिस्टोरिंग ट्रस्ट एंड फेथ, विश्वास स्थापित करना। एक जो गवर्नमेंट के ऊपर, जो भारत सरकार के ऊपर जो है ट्रस्ट और फेथ को की स्थापना करना, बड़ा इंपॉर्टेंट इसका एक एक एस्पेक्ट रहा है। साथ ही साथ चूंकि हम लोग एज अ टीचर सालों से इस मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे थे, और हमने देखा कि जो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस होती थी उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कत होती थी कि सड़कें नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं होते थे बहुत बार।
जो हमारे जो पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस होती थी उनको छोटी मोटी चोटें लग जाती थी या ऐसे घाव लगते थे जिनका इलाज अगर समय पे मिल जाए तो उनकी जान बच सकती थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो था इस एरिया में, जो नक्सलवादी जो रेड कॉरिडोर था वहां पे बहुत कम था। नक्सलवादी स्कूलों, कॉलेजेस, हॉस्पिटल वगैरह को बम से उड़ा देते थे, बड़ी समस्या वाले समय था। और वहां पे साथ ही साथ आदिवासी जो थे, आदिवासियों का जो आदिवासी समूह था, जो ट्राइबल पॉपुलेशन जो इन एरियाज में रहती, उसके साथ ब्रेन वॉशिंग का काम करना, उनको दबाव में रखना, उनकी बच्चों को, लड़कियों को, उनके जो यंग एज के लड़के हैं उनको सबको मूवमेंट में जबरदस्ती या प्रलोभन देके, लालच देके भर्ती करा लेने का ये सारे काम करते था। तो ये तीन तरह से अगर हम कहें तो इस तरह से जो है स्टेट ने तीनों तरह से वार किया, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया, लोगों के वेलफेयर पे काम किया और लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप करने का काम किया, तथा साथ ही साथ जो सिक्योरिटी बिल्डअप है उसको भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया। तो ये सारी चीजें करने के बाद अल्टीमेटली जो है गवर्नमेंट जो है वो इस स्तर पर आ पाई कि अब जाकर जो ये मूवमेंट समाप्त हो गया है। तो चलिए एक एक करके हर एस्पेक्ट को हम लोग एक बार देखते हैं। पहला है रिस्टोरिंग फेथ इन स्टेट, जो हमारा राज्य है, क्योंकि ये मूवमेंट का की जड़ ही क्या थी कि हमें भारत का संविधान नहीं चाहिए, भारत की सरकार नहीं चाहिए, हम अपना खुद का संविधान बनाएंगे, हम अपना खुद का नया देश बनाएंगे जहां हमारे बनाए हुए नियम होंगे, ये नक्सलवादियों का कहना था। और इस मूवमेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो भी व्यक्ति जुड़ा था, चाहे वो इंटेलिजेंसिया था हमारा, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग थे, चाहे वो शहरों में रहने वाले लोग थे, जो भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करते थे, उनके अंदर भी एक बात थी कि हमें ये संविधान नहीं चाहिए और हमें ये देश नहीं चाहिए, हम नए देश का गठन करना चाहते हैं। तो इसके लिए जो लोग थे, जो भी इस मूवमेंट से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे, हर आदमी उतना बड़ा क्रिमिनल नहीं है, हर आदमी के हाथ में बंदूक नहीं थी, और कई सारे लोग जो थे वो मिसगाइडेड थे। तो उन लोगों में हमारे देश और हमारे संविधान के लिए ट्रस्ट बिल्डअप करना बहुत जरूरी था, फेथ बिल्डअप बहुत करना जरूरी था, और इस काम में गवर्नमेंट जो है काफी हद तक, मैं कह सकता हूं काफी हद तक सफल हुई। 2014 से जो अगर हम कहें तो इसकी एक हिस्ट्री दी गई है इस प्रेस रिलीज में कि पीक वायलेंस होती थी, बहुत ज्यादा मात्रा में वायलेंस थी। और वेस्ट बंगाल में, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात की, 1967 में ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें लिखी गई प्रेस रिलीज में माओ जेडोंग की कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक लाइन है, उनकी बड़ी फेमस सेइंग थी कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, और ये बात नक्सलवादी जानते थे और इसीलिए हथियारों पे उनका ज्यादा दबाव रहता था कि हथियार ज्यादा उनके पास होने चाहिए, आर्म्स एंड एमुनिशन बहुत ज्यादा होना चाहिए। और ये नक्सलवादी करते क्या थे, ये पुलिस पर्सनल, जो उस एरिया के जो हमारी पुलिस पर्सनल्स होते थे, उनके थानों पर हमला करके उनके शस्त्र लूट लिया करते थे, और उन्हीं शस्त्रों का, उन्हीं AK-47, AK-56 का यूज, SLR का यूज हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ किया जाता था, घात लगा के हमला किया जाता था, IEDs का यूज किया जाता था। बड़ा ही खराब दौर रहा था। और जब 2004 में CPIM माओइस्ट यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट का गठन हुआ, उसके बाद स्थितियां बद से बदतर होती चली गई। एक कह सकते हैं एक बुरा कालखंड स्टार्ट हुआ, एक ब्लैक कह सकते हैं भारत के इतिहास में काला अध्याय है 2004 से 2014 का समय। नो डाउट ये टाइम बहुत खराब था, क्योंकि इस टाइम में अगर आप देखें 2004 से 2014 का जो टाइम है, 17,542 घटनाएं हुई थी हिंसक, जिसमें नक्सलवादियों ने हमला किया था सिक्योरिटी एजेंसीज पर, आम नागरिकों पर। सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटी अगर आप देखेंगे तो 1913 लगभग 2000 सिक्योरिटी पर्सनल इसमें शहीद हुए थे। और अगर आप इससे ज्यादा खराब बात अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी फोर्सेस से ज्यादा कैजुअलिटी सिविलियन पॉपुलेशन में थे, आम आदमी की जो मौत हुई थी वो 2 गुने से भी ज्यादा हुई थी, 5000 के आसपास जो आम आदमियों की, आम जो हमारे सिविलियंस थे उनकी मौत हुई थी इस पूरे टाइम पीरियड में, जो 10 साल का एक टाइम पीरियड है, 2004 से 2014 का टाइम पीरियड। तो ये 2004 से 2014 का जो टाइम पीरियड है मोस्ट वायलेंट पीरियड है, जिसको LWE हिस्ट्री कहा जाता है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की जो हिस्ट्री है उसमें सबसे खराब दौर माना जाता है भारत के लिए। अब इसका काउंटर कैसे किया गया, तो ये पॉलिसी शिफ्ट। देखिए फिर से ग्रीन कलर आ गया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये आप मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक प्रेस रिलीज है, इसको मैं आपको एडवाइस करूंगा आप PIB की साइट पर जाएं और वहां पर 1 अगस्त के कॉलम में जाकर आप इसको डाउनलोड जरूर करिएगा और अपने पास रखिए, अपने नोट्स में इसको रखिए। फ्रॉम स्कैटर्ड रिस्पॉन्स टू यूनिफाइड स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्कैटर्ड रिस्पॉन्स, पहले जहां पर हमला होता था वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस भेज दिए थे, महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना वो लोग रहते थे, और उसके बाद जो है
उसके बाद जो है वो वापस ठीक ठाक मात्रा में वहां पे आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं होता था। और ये कह सकते हैं कि लैक लस्टर टाइप की स्ट्रेटजी थी कि फायर फाइटिंग मैकेनिज्म पर गवर्नमेंट चल रही थी, काम कर रही थी, सिक्योरिटी एजेंसीज काम कर रही थी। अब यहाँ पर यूनिफाइड स्ट्रेटजी, एकीकृत तरीके से जो हमला किया गया नक्सलिज्म पे। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टाइम पीरियड है 2015। 2015 का जब साल आया तो नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया था। ये इस तरह के मूवमेंट के लिए, एलडब्ल्यूई के लिए इस तरह का प्लान लाया गया। और इसमें पहली बार अगर हम कहें तो लार्ज स्केल पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को लार्ज स्केल पे, क्योंकि पहले भी ये लोग डिप्लॉयड थे लेकिन इनको लार्ज स्केल पे इनका डिप्लॉयमेंट किया गया। इनको फंड्स दिए गए, फंड्स की बड़ी कमी रहती थी। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर बढ़ाया गया, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लाई गई, और सबसे इंपॉर्टेंट है स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट स्कीम्स जो है वो लाई गई, जिनके द्वारा फंड्स की कोई कमी ना होने पाए। इस स्कीम के द्वारा, खासकर सेंट्रल असिस्टेंट स्कीम एससीए स्कीम जो है, इसके द्वारा जो है अभी तक 4,289 करोड़, 4,289 जो करोड़ रुपीज हैं वो अभी तक जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, यानी कि सिक्योरिटी एजेंसीज को दिया गया, जिसके द्वारा उन्होंने तरह तरह के आर्म्स इक्विपमेंट एम्यूनिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में उसका यूज किया है। और इसमें जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी थी जिसको हम कहते हैं थ्री प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, एक 3 कांटों वाली स्ट्रेटजी का प्रयोग किया था। पहला जो हिस्सा था उसका था डायलॉग, दूसरा है सिक्योरिटी, और तीसरा है कोऑर्डिनेशन। ये 3 जो बेसिक जो मूलभूत पिलर थे जिनके द्वारा जो है इस मूवमेंट को दबाया गया, पूरी तरह से नेशनल नाबूद कर गया। दूसरी चीज है कि जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स था वो मोर सेंट्रली कोऑर्डिनेटेड फ्रेमवर्क पे था, यानी कि कौन से जिले में कितनी सिक्योरिटी फोर्स होगी ये लोकल स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं कर रही थी, ये सेंटर में बैठे हुए लोग डिसाइड कर रहे थे। कहाँ पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, कितना फंड बम करना है, कितनी ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशन भेजने, कितनी सिक्योरिटी फोर्सेस भेजनी, ये हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है जो दिल्ली में बैठी थी, उसने इस चीज को लोकल लोगों के भरोसे नहीं छोड़ा, पूरी तरह से प्रोफेशनल तरीके से इस चीज को उन्होंने टैकल किया, और इसका असर जो है अब हमें दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 प्रोंग स्ट्रेटजी। पहली चीज है डायलॉग, लोगों से डायलॉग करना जरूरी है उन्हें हिंसा से बाहर निकालने के लिए। इसमें जैसे मैंने बताया जो ट्राइबल्स पीपुल थे वो जो कि इसमें फंस गए थे, चाहे वो लालच की वजह से चाहे दबाव की वजह से, उनको इससे बाहर निकालना था। सरेंडर्स को इनकरेज करना था, किसी को मारने का एक गवर्नमेंट का एक वो नहीं था कि जो भी नक्सलवादी उसको उसका हर हालत में एनकाउंटर किया जाए। अगर नक्सलवादी मूवमेंट से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति सरेंडर करने के लिए तैयार है, ही और शी इज मोस्ट वेलकम। और ये कहा गया और इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन भी दिखा, बड़े बड़े लीडरों ने सरेंडर कर दिया। फिर रिहेबिलिटेशन, सरेंडर करने से फायदे ज्यादा थे, नुकसान कम थे, और इस वजह से बहुत सारे फंड्स वगैरह भी रिलीज किए, सरेंडर करने वाले लोगों को पैसा भी दिया गया, 5 लाख रुपए तक दिए गए, 2.5 लाख से लेके 5 लाख रुपए दिए गए। 3 साल तक उनको एक तरह की पेंशन बांधी गई कि 3 साल तक आपको पेंशन मिलती रहेगी, 50,000 रुपए अलग दिए गए। और अगर आर्म्स के साथ वो सरेंडर करते तो उसके लिए अलग से इंसेंटिव दिए गए, यानी कि फायदा। और हाँ, पूरी तरह से उनको एक तरह से इम्यूनिटी प्रदान की कि उनका किसी भी तरह से एनकाउंटर नहीं होगा। जब नक्सलवादियों ने ये देखा और इस वायहात मूवमेंट से जुड़े रहने की वजह से जो उनकी जिंदगी तबाह हुई थी, जब उसके बारे में उन्होंने देखा, अपने बच्चों के भविष्य को देखा, तो एक उन्हें रास्ता, एक न्यू रे ऑफ होप दिखाई पड़ी, और उसके बाद लगातार सरेंडर की झड़ी लगने लगी। तो ये डायलॉग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर रहा। दूसरा है सिक्योरिटी, जिसमें इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन थे, और इंटेलिजेंस कोई हल्की इंटेलिजेंस नहीं थी, पूरी तरह से डिजिटल भी यूज की गई थी। जो बूट्स ऑन ग्राउंड्स जो हमारे मुखबिर थे उनका यूज किया गया, और सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन जो है सबसे ज्यादा स्ट्रांग कर दिया गया था इस वक्त। इसके अलावा ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को इनहेंस किया गया। जो हम कह सकते हैं इंसास से लड़ाई होती थी, इंसास की जगह जितने भी मॉडर्न वेपन होते थे, इंसास एक तरह से आप कह सकते हैं देश की बनी राइफल है, लेकिन हल्की राइफल है। इसके अलावा भी जो हमारे पास जो एंटी माइन व्हीकल्स थे, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ना के बराबर थे, उनको बढ़ाया गया, बुलेट प्रूफ जैकेट्स बढ़ाए गए, एक से एक यूएवी मंगाए गए, ड्रोन्स मंगाए गए। तो इसका जो यूज हुआ, नाइट विजन्स लाया गया, तो ये इसका जो असर हुआ ये बहुत ही घातक पड़ा नक्सलियों पर। नक्सली मूवमेंट की भारत में कमर टूट गई। फिर कोऑर्डिनेशन, दैट इज यूनिफाइड नेशनल अप्रोच, पूरी तरह से राष्ट्रीय अप्रोच अपनाई गई। रेगुलर सेंटर स्टेट रिव्यूज, ऐसा नहीं कि हाँ मूवमेंट चल रहा तो चल ही रहा है, रेगुलर बेसिस पर उसका रिव्यू लिया जाता था कि अभी बताइए फिलहाल अब क्या स्थिति है मूवमेंट को नष्ट करने की। और जो इंस्टीट्यूशनलाइज कोलैबोरेशन है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर जो है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस ने कोलैबोरेट करके इस मूवमेंट को जड़ सहित उखाड़ फेंका। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश के लिए, और ये सुरक्षा एजेंसियों की बहुत बड़ी जीत है, भारत में शांति की स्थापना के लिए बहुत बड़ी जीत है।
और ये 3 pronged स्ट्रेटजी आपके लिए एज अ स्टूडेंट, आपके लिए, आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल सिक्योरिटी आपका सेक्शन है, उसमें ये चीजें पूछी जाती हैं। और उसके लिए आपको समझिए, ये मैं कहता हूँ ये जो प्रेस रिलीज है इसको कह सकते हैं एज अ गोल्ड माइन है, ये सोने की खान है आपके लिए। इसमें इतने ज़्यादा डाटा मिलेंगे आपको, इतनी चीज़ें मिलेंगी जिनका यूज़ आप ब्राउनी पॉइंट के तौर पे कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में राइट करने के लिए। कहीं भी इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। किसी भी मैगजीन में आप जाएंगे, अगर यही चीज़ें मैगजीन भी लिखेगी लेकिन इसको डाइल्यूट कर देगी, और यहाँ पर आपको रॉ डाटा मिल रहा है, और इसका यूज़ आप जब करेंगे तो आपके आंसर की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी निखर कर आएगी। तो 24 अगस्त 2024 की बात है, 2 साल पहले पुरानी बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 31 मार्च 2026 का एक टारगेट सेट कर दिया कि इस तारीख तक हर हालत में भारत से नक्सलवाद खत्म कर दिया जाएगा, और इसको भारत सरकार ने अचीव भी कर लिया। दूसरा चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि बिल्डिंग द सिक्योरिटी ग्रिड। देखिए, आपने एक टारगेट सेट कर दिया, टारगेट तो हर आदमी सेट करता है, और टारगेट सेट करना एक अलग बात है, और टारगेट को अचीव करने के लिए आपको एक स्पेशल काम करना पड़ेगा, एक पूरा प्लान बनाना पड़ेगा। अ गोल विदाउट प्लान इज जस्ट अ विश, ऐसा कहा जाता है। तो आपने गोल तो बना लिया लेकिन आपके पास प्लान नहीं, तो वो बस केवल क्या है, आपकी विश ही है कि हाँ भाई ऐसा हो जाए। यहाँ पर भारत सरकार ने केवल एक गोल नहीं स्थापित किया, उन्होंने पूरा प्लान बनाया और उसके लिए सिक्योरिटी ग्रिड की स्थापना की। सिक्योरिटी में वैक्यूम था, इन सारे एरिया ब्लैक थे, वहां पे कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं होता था। वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप एक्सपेंशन किया गया, स्पेशलाइज्ड फोर्सेस लाई गई, इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन बढ़ाया गया। जो आपकी जो CAPF है, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, उनको जो है लोकल जो पुलिस है उसके साथ उसका कोऑर्डिनेशन बढ़ाया गया, ताकि जो है नक्सलवाद पर हर तरफ से प्रहार किया जा सके। फोर्टिफिकेशन ऑफ पुलिस स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्सलवादी आते थे और बड़े आराम से 2 इंच का दरवाजा होता था पुलिस स्टेशन का, तोड़कर अंदर के हथियार लूट ले जाते थे। तो पुलिस स्टेशन को फोर्टिफाई किया गया। 66 पुलिस स्टेशन फोर्टिफाइड थे 2014 में, और इनकी संख्या जुलाई 2026 में बढ़ के 663 बढ़ गए। मतलब क्वांटम जंप आप कहेंगे। देखिए, गवर्नमेंट काम करती तो दिखाई भी पड़ता है, और इस तरह से जो है इसको अचीव किया गया। इसके अलावा बहुत सारी स्पेशल फोर्सेस बनाई गई, जैसे कि कोबरा बड़ी इंपॉर्टेंट फोर्स रही है, DRG, STF और ग्रे हाउंड भी बड़ी नोटोरियस फोर्स रही है, नक्सलवादी बहुत डरते थे इससे। और कोबरा बटालियन, जिसका नाम है कई सारे एग्जाम में पूछी आती थी, कोबरा, दैट इज कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन कलर से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। CRPF सभी को दे, इस फोर्स पर बड़ा ही गर्व है हमारे। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड है। इसके बाद झारखंड जगुआर, बड़ा खूबसूरत नाम है इनका, झारखंड जगुआर ने काम किया। छत्तीसगढ़ पुलिस यूनिट, और आंध्र प्रदेश के नोटोरियस, बहुत ही घातक आंध्र प्रदेश ग्रे हाउंड्स। ये सब लोगों ने मिलकर चुन चुन कर नक्सलवादियों को अब उनके जगह ठिकाने पहुंचाने का काम किया, चाहे वो जेल हो चाहे जमीन के नीचे हो। फिर टेक्नोलॉजी, दैट इज अ गेम चेंजर, टेक्नोलॉजी आ गई। और टेक्नोलॉजी आपको लिखना है कि केवल ऐसे ही नहीं खत्म हुआ, हमने UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स का यूज किया, ड्रोन्स का यूज किया, सैटेलाइट तक का यूज किया गया नक्सलवादियों का पता लगाने के लिए। और इंपॉर्टेंट है आपके लिए, AI बेस्ड डाटा एनालिसिस इनेबल्ड रियल टाइम मॉनिटरिंग, AI का यूज किया गया नक्सलवादियों को हटाने के लिए। और प्रिसाइज सर्विलांस, इसका यूज करके जो है इनका पता लगाया गया, क्योंकि इसमें जो लैंडमार्क ऑपरेशन था, ट्रेस करना है, टारगेट करना है, और टारगेट करने के बाद नक्सलवाद को, उस नक्सलवादी को जिसके हाथ में हथियार है उसको न्यूट्रलाइज करना। ये डॉक्ट्रिन जो है वो भारत सरकार ने अपनाई। तो इस तरह से जाकर एक एक करके जो है ऑपरेशंस में, बहुत सारे ऑपरेशंस इसमें आते हैं, जिसमें जून 2022 का है ऑपरेशन, ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म। 2022 में ही आता है ऑपरेशन ऑक्टोपस, डबल बुल और चक्रबंधन। लेकिन सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है 2025 अप्रैल का, जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऐसा ऑपरेशन नक्सलवाद के खिलाफ ना कभी भेजा गया था, स्टार्ट किया गया था, न भूतो न भविष्यति, दैट इज ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। और ये अकेला ऐसा ऑपरेशन आप कह सकते हैं जिसने नक्सलवाद की पूरी तरह से भारत में कमर तोड़ दी 2025 में। उसके बाद बचे कुछ नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मार्च 2026 में ऑपरेशन भीमबर्क लाया गया। तो आप सारे ऑपरेशन एक तरफ रखिए, और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट आपके लिए, हमारे देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन रहा, दैट इज ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 2025 अप्रैल से स्टार्ट किया गया था। ये सारे के सारे ऑपरेशन ने अल्टीमेटली जो है जाकर नक्सलवादी को खत्म कर दिया। और इन ऑपरेशन में, केवल ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की वजह से ही 30 से ज्यादा नक्सलवादियों को एलिमिनेट कर दिया गया, उनको जमीन के नीचे पहुंचा दिया गया, 6 फुट नीचे तक पहुंचा दिया गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था, इतना इंपॉर्टेंट ये ऑपरेशन था। और ये है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की कुछ खास बातें। 30 माओइस्ट मारे गए,
बसवा राजू, जिसका नाम लेने से मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस में भी लोग डरते थे, बसवा राजू को इसी ऑपरेशन के तहत मारा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, टॉप मोस्ट लीडर था माओवादियों का। माओवादी कह लीजिए, नक्सलवादी कह लीजिए, बात ही की, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। तो उर्फ कह के लगा सकते हैं, माओवादी उर्फ नक्सलवादी, बात एक ही है। और 30 साल में पहली बार भारत में ऐसा हुआ कि जनरल सेक्रेटरी रैंक का लीडर, जो नक्सलवादियों का जनरल सेक्रेटरी रैंक का लीडर है, उसको इसके द्वारा इस ऑपरेशन के तहत मारा गया। इसलिए मैंने कहा कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट इतना घातक ऑपरेशन साबित हुआ, जहर साबित हो गया ये नक्सलवादियों के लिए। फिर इसके अलावा जो चोकिंग सपोर्ट सिस्टम, कोई भी मूवमेंट चाहे दिल्ली के जंतर मंतर पे चल रहा हो और चाहे वो छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट में चलता, बिना पैसे के मूवमेंट नहीं चल सकता। और यहां पर जो एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी है, इसने देश में जगह जगह घुस घुस कर जहां जहां से पैसे की फंडिंग हो रही थी, उस फंडिंग को चोक कर दिया। तो पैसा भी नहीं था, आर्म्स भी नहीं थे, अम्यूनिशन नहीं था, चारों तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस का दबाव पड़ रहा था, रोज नया कोई लीडर, टॉप मोस्ट लीडर मारा जा रहा था। इसके बाद नक्सलवादियों को केवल एक ही रास्ता दिखाई पड़ा कि सरेंडर, और सरेंडर के अलावा फिर मास स्केल पर जब एक बार सरेंडर का सिलसिला शुरू हुआ तो लार्ज स्केल पर सरेंडर की झड़ी लग गई। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि आज जो है, जाकर हम लोग कह सकते हैं कि भारत में नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया। एनआईए ने 40 करोड़ रुपए सीज किए, ईडी ने करीब 12 करोड़ रुपए, स्टेट एजेंसीज ने करीब 40 करोड़ रुपए सीज किए, बहुत ही छोटे से टाइम में। चार्जशीटें लगातार, 111 केसेस फाइल किए गए। और मजे की बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केस तो रोज फाइल होते हैं, 98 केसेस में चार्जशीट फाइल हो गई। ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक माइलस्टोन है जो कि भारत सरकार ने अचीव किया, होम मिनिस्ट्री ने अचीव किया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, रेड कॉरिडोर से रेड कारपेट तक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। रेड कारपेट फॉर सरेंडर, जो भी सरेंडर करेगा उसके लिए लाल कालीन, रेड कारपेट वेलकम है। जैसे मैंने, हम लोगों ने बात पहले ही बात की थी, जो भी आर्म्स ले डाउन करेगा उसके लिए रेड कारपेट दिया गया। तुरंत 5 लाख, तुरंत 5 लाख उसको ग्रांट किया जाता था। 5 लाख, जो अगर उसका कद जो है वो एकदम सबसे छोटे स्तर का नक्सलवादी नहीं, जिसका कद अपने ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा बहुत ठीक ठाक लेवल पर वो पहुंच गया, तो उसको 5 लाख। अगर सामान्य नक्सलवादी तो उसके लिए 2.5 लाख। 10,000 रुपए का मंथली स्टाइपेंड, आप कह सकते हैं पेंशन जैसी बांधी, अगले 3 सालों के लिए। और साथ ही साथ 50,000 रुपए जो है वो सरेंडर करने पे प्रोवाइड किए जाते हैं, और अगर वेपन के साथ आप सरेंडर करें तो एक्स्ट्रा इंसेंटिव आपको दिए जाए। तो ये सारी चीजें जो है भारत सरकार ने की, और उसके बाद जाकर आज कह सकते हैं कि भारत नक्सल फ्री हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है। मेरी एडवाइस फिर से आपको है, इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको अपने पास रखिएगा, अपने नोट्स के साथ इसको लगा के रखिएगा। और इसको जो है आने वाले समय में जब आपके प्री और मेंस के एग्जाम्स होंगे तो वहां पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। इसमें बड़े ब्राउनी पॉइंट्स है, रोज तो नहीं, कभी कभी ऐसी इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज आती है जिनको पे डिस्कशन करने पे बहुत अच्छा लगता है और गर्व महसूस होता है। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए, देश के लिए। भारत सरकार को बधाई, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को बधाई कि भारत को इतने बड़े कैंसर से हमने मुक्ति दिलाई है। तो आज के प्रेस पीआईबी में यहीं तक मुलाकात रहेगी, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पीआईबी में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।